गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं भारत पाक संबंधों। आपके जो भी हमारे देश के पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारे देश के कैसे संबंध रहे, इनमें सबसे प्रमुख है पाकिस्तान, चीन और नेपाल। इन तीनों के साथ हमारे देश के संबंधों पर चर्चा करेंगे कि इनके पहले क्या संबंध रहे हैं, उनके संबंधों में कड़वाहट या जो समस्याएं हैं उनके क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं, किस प्रकार से उनको सुलझाने का प्रयास किया गया और आज है वो इनके संबंधों में क्या स्थिति वो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान संबंधों के बारे में। तो दोनों राष्ट्रों के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील संबंध वर्तमान समय में चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ वो बने हुए हैं। यानी आज के समय में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील संबंध है चाइना, नेपाल और पाकिस्तान। यद्यपि भारत की विदेश नीति का मूल तत्व है पड़ोसी मुल्कों के साथ सद्भावना, शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की है, किंतु कहा जाता है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह करने के लिए दोनों पक्षों की परस्पर सहमति होना आवश्यक है। देखो, मित्रता एकांकी नहीं होती है, मित्रता दोनों तरफ से होती है। और यदि केवल भारत ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रखे और पड़ोसी देश अगर उनके साथ में मित्रता नहीं बनाना चाहे तो मित्रता वो नहीं रखी जा सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो देखो, चीन के द्वारा आकस्मिक रूप से भारतीय सेनाओं में घुसपैठ 1962 में सीमा अतिक्रमण कर दोनों देशों के बीच में फिर कड़वाहट का कारण बन गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपने गठन के समय के बाद ही भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर आक्रमण कर लिया और अनाधिकृत रूप से उसे कब्जा कर लिया, जिसे पाकिस्तान आज तक खाली वो नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रों के बीच में कड़वाहट या तनाव या संघर्ष के कारण वो पैदा हो जाते हैं। और यदि हम देश की विदेश नीति का अध्ययन करने से ये तो बात साफ हो जाती है कि भी भारत में निरंतर जटिल चुनौतियां वो मिल रही हैं और आज़ादी के तत्काल बाद पाकिस्तान द्वारा कश्मीर विवाद को प्रकट करना इस कारण युद्ध का विस्फोटक भी माना जाता है। इसके साथ साथ सबसे तेज आज तक उसके साथ ये युद्ध भी लड़े जा चुके हैं और जिसके बावजूद कश्मीर विवाद वो नहीं मिलता है। इसी तरह चीन और नेपाल के साथ में भी हमारी अनेक पेचीदगियां वो उभर कर सामने आई थी, लेकिन फिर भी हम इन तीनों राष्ट्रों के जो विवाद के कारण है, जो संबंध है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत पाकिस्तान संबंध और भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी देखिए। तो एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि 1947 तक आप देखते हो कि भी एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद था और जैसे ही ब्रिटिश उपनिवेश समाप्त हुआ यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में शांति शब्द का क्या हो गया, लोप हो गया। और यह संघर्ष दो पड़ोसी देशों का संघर्ष जिसमें भारत पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है, यानी भारत और पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें जिसके मूल में पाकिस्तान की उत्तेजनाजनक आतंकवादियों को सत्ता समर्थन तथा अनुचित परमाणु प्रसार की गतिविधियां हैं, यानी इस क्षेत्र में अशांति फैलाने का कार्य ये है कि पाकिस्तान की एक तो उत्तेजनापूर्ण आतंकवादी गतिविधियां और साथ साथ में अनुचित परमाणु प्रसार की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। भारत पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत विभाजन के निहित तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है, यानी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करने वाला कारण कौन कौन से हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले विभाजन की जो प्रकृति है, उस विभाजन में निहित जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक है। और विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को उजागर करती है, यानी देश का जो विभाजन हुआ था उस विभाजन से दो समुदायों के बीच में परस्पर घृणा, अंधविश्वास और वैमनस्य को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ विभाजन के बाद पाकिस्तान के द्वारा सभी समस्याओं को स्वयं सुलझाने हेतु जो सपना देखा था वह वास्तविकता में स्वयं पाकिस्तान ने ही उसे उलझा दिया। पाकिस्तान ने सोचा कि यदि मान लो भारत का विभाजन हो जाएगा तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। लेकिन
उस विभाजन से समाधान नहीं हुआ, बल्कि वह खुद ही उलझ गया। और पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही समस्याएं अधिक उलझाई और इस महाद्वीप में स्थायी रूप से संघर्ष का सूत्रपात कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के जन्म के साथ ही ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आई जो कि उसके संघर्ष का प्रमुख कारण वो माना जाता है, और इस महाद्वीप में स्थायी रूप से ये संघर्ष शुरू हो गया। तो भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली कुछ समस्याएं हैं, जो समस्याएं 3 प्रकार के, एक तो विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या, दूसरे भारत विरोधी अर्थात जिहाद यानी जिसे धार्मिक युद्ध की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्या कहा जा सकता है, और तीसरी आपके पाकिस्तान का सीटों और सेंटों की सदस्यता ग्रहण करना और भारत की घेराबंदी तथा चीन अमेरिका के साथ भारत विरोधी समूह बनाना। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को काफी महत्वपूर्ण वो बना देती है, यानी इनमें कड़वाहट के मुद्दे वो घोल देती है। और आजादी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत पाक में सैन्य तनाव को भी दर्शाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों के बीच में संघर्ष वो पैदा करते हैं। अब उस सैन्य तनाव को दर्शाने वाले तथ्यों में है कि भारत और पाकिस्तान विकास कार्यों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः भारत तो 6.2% करता है और पाकिस्तान केवल 3.8% वो व्यय करता है। भारत और पाकिस्तान अपने सैन्य तैयारियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का देखिए 2.9% तथा 4.7% वो व्यय करता है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों ही राष्ट्र अपने अपने सैन्य अभियानों पर वो सकल घरेलू उत्पाद का काफी हिस्सा है वो खर्च करते हैं। पाकिस्तान जिहाद और आतंक से जुड़ी गतिविधियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8% से अधिक व्यय करता है। यानी हमारी जो जीडीपी की जो दर है 8% से सकल घरेलू उत्पाद से होने वाली जो आय उसका 8% वो केवल और केवल जिहाद यानी धार्मिक युद्ध और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करता है, और जबकि भारत इस क्षेत्र में बिल्कुल क्या है, न्यून खर्च करता है। पाकिस्तान द्वारा भारत में तस्करी के जरिए होने वाले अवैध व्यापार और अनुचित घुसपैठ भी वो करवाता रहता है। यानी भारत में इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने के लिए वो अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करवाता है तस्करी के माध्यम से। तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत को सियाचिन सहित सीमाओं की हिफाजत पर प्रतिवर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो सियाचिन जो ग्लेशियर है उसकी हिफाजत के लिए हमारे देश को लगभग प्रतिवर्ष 9,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर की हिफाजत उसकी सुरक्षा के लिए खर्च करने पड़ते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से वो चला जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों ही राष्ट्र अपने अपने सैन्य गतिविधियों पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि ये खर्चा उनको अन्य गतिविधियों पर करना चाहिए। कश्मीर का एक भाग आज भी पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा बना हुआ है, जो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच में तनाव और संघर्ष का कारण लंबे समय से वो बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या वो कौन सी है। तो पहली समस्या आपके विभाजन से उत्पन्न होना है। विभाजन से उत्पन्न होने वाली है। तो विभाजन से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है वो समस्या कौन सी है देखिए। वो समस्या आप सबको मालूम होना चाहिए, वो है कश्मीर विवाद। कौन सा विवाद है? कश्मीर विवाद। तो देखो, भारत को आशा थी कि देश का विभाजन होने के बाद लगभग शांति और आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिल सकता है और दोनों देशों में शांति, सद्भावना और सहयोग के वातावरण से आर्थिक विकास एक लंबे और कठिन समय में आरंभ हो जाएंगे। क्योंकि जब औपनिवेशिक साम्राज्य समाप्त हो रहा था तो देश की ये आशा थी कि भाई जो अशांति का माहौल है वो शांति में बदल जाएगा और देश वो एक लंबे समय तक अपना आर्थिक विकास भी कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जन्म के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं पैदा कर दी जिनके कारण से प्रारंभ से दोनों देशों के जो मध्य संबंध में क्या आ गई, कटुता आ गई। यानी शांति की बजाय यहाँ पर अशांति फैलना शुरू हुई और दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट के बीज वो घुल गए। ये समस्याएं थी, एक तो आपके हैदराबाद का विवाद, जूनागढ़ विवाद, ऋण की अदायगी का भी प्रश्न, नहरी पानी का विवाद, शरणार्थियों का प्रश्न और कश्मीर पर कब्जा। ये कुछ ऐसी समस्या थी जो पाकिस्तान के जन्म के साथ ही भारत के सामने वो मुंबई खड़ी हो गई। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कठोर रुख अपनाना शुरू कर दिया।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कश्मीर विवाद क्या था। तो देखो, भारत पाकिस्तान के मध्य अन्य सभी समस्याओं में ज्वलंत और जो स्थायी समस्या थी वो थी कश्मीर का विवाद। और दोनों देशों के बीच एक ऐसी ज्वालामुखी की तरह जो समय समय पर यह लावा वो उगलती रहती है। और अलाप माइकल के शब्दों में कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं है, अपितु दोनों देशों के लोगों की मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यानी दोनों देशों के लोग ये चाहते हैं कि भाई कश्मीर हमारा, ये मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न वो बन गया। तो कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अधिक वो उलझी हुई समस्या है। और स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान दो नए देश बने और वही देशी रियासतें एक प्रकार से स्वतंत्र भी हो गई। ब्रिटिश सरकार की घोषणा थी कि विदेशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राष्ट्र में वो सम्मिलित हो सकते, चाहे तो वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत में हो। अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में मिल गई और उनकी कोई समस्या भी उत्पन्न नहीं हुई। भारत के लिए हैदराबाद और जूनागढ़ ने अवश्य समस्या उत्पन्न की थी, लेकिन उनको शीघ्र ही भारत में उनका विलय कर लिया गया। और भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित वो राज्य जहां भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है, वहां की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्मी था। और इसके साथ साथ परंतु वहां का आनुवंशिक शासक कौन था? हिंदू था। अब हम बात करें कश्मीर विवाद की। अगस्त 1947 में ये निर्णय किया गया कि कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तात्कालिक, पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कबायलियों के भेष में पाकिस्तान ने अपने सेना को कश्मीर में घुसपैठ करके और आक्रमण कर दिया। साथ ही पाकिस्तान ने अपने सीमा पर सेना का जमा भी कर दिया। 4 दिन के भीतर हमलावर आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर बारामूला तक वो जा पहुंचे थे। यानी पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के भेष में कश्मीर में वो प्रवेश कर गई थी और 4 दिन के अंतर्गत श्रीनगर तक वो पहुंच चुकी थी। 26 अक्टूबर को कश्मीर के राजा ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर का भारत में विलय या सम्मिलित करने की भी प्रार्थना की थी। तो भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर भेज दी गई। युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह हुआ और इस शर्त के साथ कि कश्मीर को भारत का अंग मान लिया जाएगा। इस तरह से कश्मीर में उस विवाद को समाप्त करके वहां पर जनमत संग्रह के आधार पर कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए भारत का अंग वो मान लिया गया। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। एक और तो भारत ने कश्मीर का भारत में विलय को लेकर के, दूसरा पाकिस्तान ने अपने सेना को कबायलियों के रूप में कश्मीर में अनाधिकृत रूप से भेजने हेतु दोनों ही देशों के बीच में एक युद्ध का कारण वो बना हुआ है। अच्छा, भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा था कि कबायलियों का मार्ग बंद कर दें, परंतु जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे तो पाकिस्तान सरकार ने स्वयं इन कबायलियों की सहायता करने लगी। और 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि पाकिस्तान की सहायता से कबायलियों ने भारत के प्रमुख अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। कई सामरिक विशेषज्ञ भारत के इस निर्णय को भारत के हितों के विपरीत मानते। कई ऐसे सामरिक विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि वास्तव में पाकिस्तान के द्वारा जो भी कबायलियों को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश दिया गया है वो भारत की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा वो बन सकता है। तो इसमें सुरक्षा परिषद ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 राष्ट्रों को यहाँ पर भेजा था, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम के सदस्यों को नियुक्त करके और मौके की स्थिति का अवलोकन कर समझौता करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की थी। उन 5 राष्ट्रों के प्रतिनिधि जो भारत में आए और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, क्या वास्तव में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिकायत की है वो सही है या नहीं है। तो जो संयुक्त राष्ट्र जो आयोग के जो 5 प्रतिनिधि थी 5 देशों की, वो यहाँ आए, उन्होंने अवलोकन किया और
इस स्थिति का अध्ययन कर 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बंद करने और समझौता करने की अपील भी की थी कि भाई आप दोनों युद्ध बंद कर दीजिए और इसके साथ साथ समझौता वो किया जा सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या योजना प्रस्तुत की? सबसे पहले कहा कि भी पाकिस्तान है वो अपनी सेनाएं कश्मीर से हटा ले और कबायली तथा घुसपैठों को भी वहां से हटा दिया जाए। तो जो कश्मीर विवाद हुआ था उस विवाद पर यह समझौता किया गया कि पाकिस्तान के द्वारा अपनी सेना हटा ली जाएगी, कबायलियों को और आतंकवादियों को जो भारत में घुसपैठ दी गई है उन सबको वहां से हटा देगा। दूसरा यह था कि सेनाओं के द्वारा खाली किए गए प्रदेशों का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी करेंगे। अच्छा, जहां जहां तक सेना पहुंची है और जहां से सेना को हटाया गया है वहां का जो प्रशासन है, वहां के स्थानीय जो अधिकारी हैं वही उनका देखने का वो करेंगे। तीसरा यह था कि पाकिस्तान के द्वारा उपयुक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना वो भारत को दें तथा समझौते के अनुसार ही वह अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा ले। ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पाकिस्तान ने जो भी समझौते की शर्तों को माना है वो शर्तें भारत को बताएं और वहां से अपनी सेना भी हटा लें कि भी कश्मीर में जहां तक भारत के क्षेत्र में जो सेना पहुंचे उनको हटा लेगी। इस तरह से समझौते के अनुसार, शर्तों के अनुसार वह भारत को क्या देगा? सूचना देगा। और भारत द्वारा युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं रखें जितनी इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों की सहायता दे। ये भी भारत पर नियम लागू किया गया कि भाई भारत भी अपनी उतनी ही सेना रखेगा जितनी यहाँ के अधिकारियों और इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता कर सके। वांछनीय हो इतनी ही भारतीय सेना यहाँ पर वो रहेगी। तो इस सिद्धांत के आधार पर दोनों पक्षों में एक लंबी वार्ता चली जो 1 जनवरी 1949 को जब युद्ध विराम के लिए क्या हो गई? सहमत हो गई। यानी 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों ने युद्ध विराम कर दिया और जनमत संग्रह की शर्त को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों से बातचीत भी की लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और अंत में उन्होंने अपना पद ही छोड़ दिया कि भाई जब दोनों देश ही कि कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, और इसलिए उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। युद्ध विराम के साथ ही सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का लगभग 32,000 वर्ग मील क्षेत्र रह गया और जिसकी जनसंख्या लगभग उस समय 7 लाख थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर के नाम से पुकारा गया। आज भी उसे आजाद कश्मीर के रूप में देखते हैं। और युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार क्षेत्र में लगभग 53,000 वर्ग मील क्षेत्र वो रह गया था जिसकी जनसंख्या लगभग 33 लाख थी। स्पष्ट है भारत कश्मीर और भारत का ही अंग बना था। तो क्योंकि कश्मीर का काफी क्षेत्र भारत के अनाधिकृत रूप से भारत के पास में था, अधिकृत रूप से, और अधिकृत रूप से होने के कारण ही ये स्पष्ट माना गया कि भाई जो कश्मीर है वो भारत का ही क्षेत्र है। इस तरह से कश्मीर विवाद आज भी दोनों देशों के बीच में एक संघर्ष का प्रमुख कारण वो बना हुआ है और स्थायी कारण वो बना हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में स्थायी है कश्मीर विवाद, उसके बावजूद भी कई ऐसे समस्याएं पैदा हुई है जिनके कारण दोनों देशों के बीच में एक स्थायी समस्या वो बनी हुई है। देखो, स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो लगभग आबादी 34 करोड़ थी और वह दुनिया की दूसरी सबसे आबादी वाला देश था। आज भी हम दूसरे स्थान पर अपने पड़ोसियों के साथ यदि हमारे संबंध शांतिपूर्ण रहते हैं तो आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की बात वो बढ़ा जा सकती है, वरना पाकिस्तान इस बात के लिए कतई तैयार वो नहीं था। और पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर घाटी की बहुसंख्यक मुसलमान आबादी भारत के साथ शेख अब्दुल्ला के बताए जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर चलने की इच्छुक है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर की जो बहुसंख्यक जो जनता मुस्लिम है वो फारूक अब्दुल्ला के बताए जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन के अनुरूप वो चले, ऐसा पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीरी समस्या को और पेचीदा बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। धन व धर्म दोनों का सहारा लिया और पाकिस्तान ने इसे विवाद को धार्मिक रंग देकर अत्यंत गहरा वो बना दिया था।
कश्मीर का मुद्दा भारत की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के शासक हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर राज्य को माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र घोषित करना और उसके पश्चात पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना और कश्मीर और भारत मंसूबों को पूरा करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों के भेष में अपने नियमित सैनिकों को व भाड़े के कबालियों को कश्मीर में आक्रमण करने के लिए भेज देना। विकट स्थिति पैदा होने पर ही तात्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य के शासक हरि सिंह ने अपनी ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए 26 अक्टूबर 1947 पर विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो पंडित नेहरू ने यह बात की थी कि इन परिस्थितियों में यह घोषणा कर डाली कि कश्मीर विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ साथ कश्मीर जनता की इच्छा को जानने के लिए उन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार दिए जाने की सहयोग की भी बात की कि भी कश्मीर की जनता यदि भारत में मिलना चाहती है तो भारत में, और पाकिस्तान में मिलना चाहते तो पाकिस्तान में उनको आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। और आज जब भी भारत से सहयोग की बात होती है तो पाकिस्तान कश्मीर का कांटा चुबाकर वार्ता को क्या कर देता है, असफल कर देता है। इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य में एक नहीं बल्कि अन्य बार निष्पक्ष चुनाव भी हो चुके हैं और वहां की जनता ने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग कर ये दिखला दिया गया है कि वह भारत के साथ रहना चाहती है। तो वास्तव में अगर देखें तो इन दोनों देशों के बीच में स्थायी अगर कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा आज भी कश्मीर विवाद का बना हुआ है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार ने कश्मीर विवाद को एक अलग से दर्जा दिया था, जिसे कहते हैं कश्मीर को विशेष दर्जा देना, है ना। कश्मीर को विशेष दर्जा देना। तो आपने वो अनुच्छेद देखा होगा 370, कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। क्यों विशेष दर्जा दिया गया था? देखो, जिसमें कश्मीर भारत का अंग बना था उस समय शेख अब्दुल्ला के प्रभाव के कारण भारतीय संघ ने कश्मीर राज्य की स्वायत्तता की खास पहचान को बनाए रखने के लिए उसे विशेष स्थिति में संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। क्यों? कि उस समय विकट परिस्थितियां थी और विकट परिस्थितियां होने के कारण कश्मीर को एक अलग से पर्टिकुलर स्टेट की संज्ञा वो दी गई थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को अपना अलग संविधान बनाया गया। विदेशी संबंध, प्रतिरक्षा मामले और संचार जैसे संवेदनशील मुद्दों को छोड़कर इच्छा अनुसार कानून पास करने की मंजूरी कश्मीरी राज्य विधानसभा को दे दी गई। केवल और केवल आपके विदेशी संबंध, प्रतिरक्षा मामले और संचार जैसे संवेदनशील मुद्दों को छोड़ करके और जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई। आयकर, उत्पादन कर आदि के बारे में इस राज्य की विशेष स्थिति को मान्यता दी गई, जो इस बात की सबसे महत्वपूर्ण थी कि यह भारत के किसी भी नागरिक को जो कश्मीर राज्य का नागरिक न रहा है वहां जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं था। यानी अनुच्छेद 370 के तहत यहाँ तक कह दिया गया था कि भाई जो राज्य अगर कोई भी नागरिक यदि जो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है, ठीक है, भले वो भारत के राज्य का क्यों ना हो, वो जम्मू कश्मीर में जमीन तक नहीं खरीद सकता। इस तरह से जम्मू कश्मीर को एक विशेष पर्टिकुलर स्टेट का दर्जा वो दे दिया गया। इन सब कारणों ने जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा से ही अलग तरह वो कर दिया गया। और जहां इस व्यवस्था में कश्मीरी नेताओं ने और वहां के कुलीन शासकों के वर्ग ने अहंकार को तुष्ट भी किया और उनके स्वार्थ को संरक्षित रखा, और वहीं अलगाववाद की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया। तो कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग रखने का प्रावधान वहाँ के कुछ स्वयं जो नेता थे उन नेताओं का भी प्रयास सफल रहा, और वहाँ पर उन्होंने कुलीन जो शासक वर्ग था उसका अहंकार और साथ साथ में वहाँ अलगाववाद की भावना को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन वो दिया गया। तो विशेष दर्जा दिए जाने के साथ साथ कश्मीर में अलगाववादी स्थितियां भी सक्रिय हो। इसके बाद लगभग इस अनुच्छेद 370 को
समाप्त करने का प्रयास भी किया गया। देखिए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है प्रारंभ से ही विवाद का कारण है, क्योंकि ये केवल और केवल कश्मीर पर ही लागू होता है, तो शुरू से ही विवाद का कारण बना और इस प्रावधान के कारण जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया गया। लेकिन यह पूर्णतः अस्थायी और अंशकालीन व्यवस्था थी जो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण प्रदान की गई थी। हालांकि ये जो 370 अनुच्छेद के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, यह दर्जा केवल और केवल एक अंशकालीन था। ठीक है, इसके साथ साथ विगत 70 वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक सरकार ने अपने अपने ढंग से प्रयास भी किए और इन प्रयासों के साथ साथ अब कश्मीर को जो विशेष दर्जा था अनुच्छेद 370 की 70 की धारा को समाप्त भी कर दिया गया। और इसके साथ साथ आज भी अगर हम देखें तो कश्मीर की अनेक समस्याएं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेचीदगियों में वो फंसी हुई थी। तो कहने का अर्थ है कि विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद भी कश्मीर की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ विकट पेचीदगियां हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो काफी फंसी हुई दिखाई देती है। कश्मीरी समस्या और धर्मनिरपेक्षता, देखिए कश्मीर समस्या और धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता और भावनात्मक मुद्दा। भावनात्मक मुद्दा देखिए कश्मीर का विवाद सिर्फ विवादग्रस्त भू तक ही नहीं सीमित रहा, यानी केवल एक ये क्षेत्र विशेष तक के लिए सीमित नहीं रहा है। ये कश्मीर का कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग रहा और उसकी धर्मनिरपेक्षता उसकी एक बड़ी कसौटी मानी जाती है। यानी आज आप देखो कि कश्मीर जो विवाद है केवल क्षेत्र विशेष का नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा बन गया है। और अगर हम यहाँ देखें तो धर्मनिरपेक्षता कश्मीर की कसौटी की एक बड़ी पहचान है, वो मानी जाती है। कश्मीर राज्य का अर्थ सिर्फ श्रीनगर की घाटी नहीं, वरना लद्दाख की विस्तृत इलाका जहाँ सियाचिन का ग्लेशियर भी फैला है और इसी राज्य का क्या वो हिस्सा है। श्रीनगर नहीं बल्कि लद्दाख का क्षेत्र और सियाचिन की जो घाटी वो भी कश्मीर का ही क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत चीन सीमांत का सबसे बड़ा अति संवेदनशील भाग है वो कश्मीर का क्षेत्र माना जाता है। भारत सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर की घाटी के बीच संबंधों को सामान्य बनाकर ये नहीं मान सकता। यह विवाद ना ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापन की अनदेखी कर सकती है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य के जो हिंदू उत्पीड़न है उनके विस्थापन की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन में बहुसंख्यक आबादी को उद्वेलित किया है, यानी कि कश्मीर समस्या के साथ साथ वहां पर धर्मनिरपेक्षता और भावनात्मक मुद्दा को भी वो देखा गया कि कश्मीर में जो हिंदू पीड़ित है उन पीड़ितों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो कश्मीर के जो बहुसंख्यक हिंदू है उन हिंदुओं का वहां से विस्थापन वो किया गया, तो इनको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो कहने का है कि कश्मीर की समस्या के साथ साथ वहां पर एक तो धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ लोगों के जो भावनात्मक विचार हैं उन मुद्दों को भी भारत सरकार है वो अनदेखा नहीं कर सकती।